नाकारा हुक्मरानों का ऐसा चक्र चला कि उसकी बदौलत आज पाकिस्तान महंगाई की चक्की में पिस रहा है, लेकिन मंजर शायद इससे भी भयानक होने वाला है। यानी साफ शब्दों में कहें तो पाकिस्तान का शटर डाउन होने का काउंटडाउन शुरू हो गया है। अगर ऐसा हुआ तो महंगाई तो छोड़िए, मुल्क को रोटी नसीब ही हो जाए तो शाहबाज शरीफ अल्लाह का शुक्र करें। नमस्कार, स्वागत है आपका स्वदेश आर में और मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। पूछ रही है दुखी जनता आज क्यों इतनी महंगाई है, अच्छे दिन का झूठा वादा करके क्यों चुप बैठा हर जाई है। जी हां, पाकिस्तान की जनता का हाल आज के दौर में कुछ ऐसा ही है। खाने को आटा नहीं, बिजली की कीमतें रोजाना नहीं बल्कि पल पल बढ़ रही हैं और हुक्मरानों ने तो मानो इस मुल्क को डुबो देने की कसम सी खा रखी है। कुछ आस थी आईएमएफ से, लेकिन वो आस भी अब दम घोंटती नजर आ रही है। 10 दिनों तक चला बातचीत का दौर आखिरकार बिना किसी नतीजे के ही खत्म हो चुका है। आईएमएफ की टीम पाकिस्तान से लौट चुकी है। अब बेबस शरीफ जाएं तो जाएं कहां, सिर पीटें तो पीटे कहां। तो क्या अब कहना सही होगा कि पाकिस्तान की बर्बादी का काउंटडाउन शुरू हो चुका है? क्या पाकिस्तान के लिए सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं सिवाय बर्बादी के? तो इसी अहम मुद्दे के साथ हम स्वदेश आवर के आज के इस पहले विषय की शुरुआत करेंगे और इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी मौजूद होंगे। लेकिन सबसे पहले हमारे सहयोगी श्रिंजॉय चौधरी बता रहे हैं बेबस पाकिस्तान का ताजा हाल। पाकिस्तान का पैसे चाहिए और पाकिस्तान को पैसे इतना बिलियन डॉलर एक ही जगह से आ सकता है, वो है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड या आईएमएफ। लेकिन 10 दिन से बातचीत चल रहा है, कोई सॉल्यूशन नहीं आया है क्योंकि आईएमएफ कुछ कह रहे हैं और पाकिस्तान वो मान नहीं रहा है। इसीलिए बातचीत अभी फंसा हुआ है, कोई आगे बढ़ा नहीं। पाकिस्तान पहले भी गए हैं आईएमएफ में, 13 बार आईएमएफ का लोन लिए हैं, लेकिन उसका इकोनॉमी, पाकिस्तान का इकोनॉमी का कोई बेनिफिट नहीं हुआ क्योंकि जो बेसिक प्रॉब्लम्स है पाकिस्तान का इकोनॉमी में वो सॉल्यूशन नहीं हो रहा है और उसका चेंज नहीं हो रहा है। पाकिस्तान खाली पैसे लेते हैं आईएमएफ से, उसके बाद पैसा जब खत्म हो जाता है फिर सऊदी अरेबिया जाते हैं, चीन जाते हैं, जब पैसे खत्म हो जाता है दोबारा तब फिर आईएमएफ में जाते हैं। सोचिए, इतने कई साल में 13 बार आईएमएफ में गए हैं और कोई बेनिफिट नहीं हुआ क्योंकि जो चेंजेस है, बेसिक चेंजेस पाकिस्तान करने चाहते नहीं। इसीलिए प्रॉब्लम्स अभी भी चल रहा है। आईएमएफ का भी ये समझ है, इसीलिए आईएमएफ चले गए हैं और पाकिस्तान का फाइनेंस मिनिस्टर कह रहे हैं ये ऐसे तो होता ही है, हाँ हम लोन लेंगे आईएमएफ से, इससे टाइम लगता है तो थोड़ा इंतज़ार कीजिए। लेकिन बेसिक प्रॉब्लम जो है पाकिस्तान इकोनॉमी का, ये ऐसा इकोनॉमी है और ऐसे चलाते हैं देश, यहाँ लोन लेने से भी कोई मेजर फायदा नहीं होगा। तो बिल्कुल इस वक्त पाकिस्तान की जो हालत है वो बद से बदतर होती जा रही है और इस पर खास चर्चा के लिए हमारे साथ दो बेहद खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ हैं जाने माने विदेश मामलों के जानकार रविंदर सचदेव सर और इसके साथ ही अमित रंजन हैं जो कि रिसर्च फेलो हैं इंस्टीट्यूट ऑफ साउथ एशियन स्टडीज NUS में। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले रविंदर सर, मैं आपके पास आना चाहूँगा। आपको इस वक्त अगर पाकिस्तान की हालत को ऑब्जर्व करना हो, किस तरह से देखते हैं और मुश्किल क्या है? अगर मैं एक बड़ी आसान एग्जाम्पल के साथ देखूं तो आमतौर पर जब किसी तरह की समस्या आपके सामने होती है तो आप उसका इलाज ढूंढने की, आप उसमें बेहतर होने की कोशिशें करते हैं। लेकिन पाकिस्तान के साथ मुश्किलात ऐसी हैं कि वो अपनी आवाम को जो राहत पहुंचाना चाहता है वो केवल रहमो करम के आधार पर अपनाना चाहता है। वो भी रहमो करम निर्भर है उसकी एक्टिविटीज पर, उसके कुछ ऐसी कार्यों पर, बड़े बदलाव पर जिनके आधार पर ही वो उसे इस तरह की बड़ी मदद, इस तरह की बड़ी राहत मिल सकती है। फिर भी आपका आकलन, आपका विश्लेषण क्या कहता है? Thank you, Prashant ji. A pleasure to be with you.
मेरे अंदाजे से इसे 3 बुलेट पॉइंट्स में जल्दी मैं कवर करने का प्रयास करूंगा। देखिए, पहली प्रॉब्लम पाकिस्तान को इस समय कि आईएमएफ का जो लोन मिल रहा है उस पे जो शर्तें आईएमएफ लगा रहा है, पाकिस्तान उन शर्तों को मानने में बहुत परेशानी है। और अगर मान भी जाए पाकिस्तान, तो उन शर्तों के बावजूद भी रियल कैश पैसा पाकिस्तान पे नहीं आएगा, पर वो 1.1 बिलियन डॉलर आईएमएफ कहेगा ठीक है अब मैं आपको देने की तैयारी कर सकता हूं। उसके बाद आईएमएफ कहेगा, अगर पाकिस्तान ने शर्तें मान ली, जो कि बहुत मुश्किल है, वो भी बताते हैं क्या है। उसके बाद पाकिस्तान को जाना पड़ेगा दूसरे देशों के पास जिनके पास इसका ऑल्सो कर्ज है। चाइना, सऊदी, अरब एमिरेट्स, मान लीजिए 3 बड़ी बड़ी कंट्रीज। इन तीनों कंट्रीज के साथ बैठ के पाकिस्तान को इनको यह बताना होगा, देखो आईएमएफ की मैं शर्तें मान गया हूं, आईएमएफ अब मुझे 1 बिलियन 1.1 बिलियन देने को तैयार है, बशर्ते आप लोग भी मेरे कर्ज को कुछ समय के लिए माफ करो, 10 साल, 5 साल, 15 साल, आप सब कॉमन एग्रीमेंट में आ जाओ, फिर मैं ये कागज लेके वापस आईएमएफ में जाऊंगा, दिखाऊंगा देखो मेरे बाकी कर्जदार भी तैयार है मेरे डेट को रीस्ट्रक्चर करने को, तब आईएमएफ मुझे 1.1 बिलियन देगा। मैं इसका एग्जांपल क्विकली आपको श्रीलंका का बताता हूं। श्रीलंका के जो हालात हुए उस पर श्रीलंका ने काफी टर्म्स एग्री करी आईएमएफ के से, टैक्स बढ़ाओ, ये करो, वो करो, जीएसटी करो, परंतु श्रीलंका को एक भी पैसा नहीं मिला अभी तक, क्योंकि आईएमएफ ने श्रीलंका को बोला कि अब आप जाइए अपने मेजर लेंडर्स, जो कि श्रीलंका के केस में जापान, इंडिया, चाइना, इन तीनों से आप अपने कर्ज की माफी कुछ पीरियड के लिए लाइक मॉरेटोरियम मांगी। तो श्रीलंका का जो मॉरेटोरियम जो आ रहा था कॉमन सेंस के हिसाब से करीब 10 साल इंडिया को पॉज करना होगा, भाई हम भूल जाते हैं 10 साल के लिए। जापान भी बोला ठीक है 10 साल। चाइना बोला नहीं मैं तो 2 साल से ज्यादा का मॉरेटोरियम नहीं दूंगा। श्रीलंका को अभी तक आईएमएफ का लोन इस चक्कर में नहीं मिला है। एक और प्रॉब्लम जो श्रीलंका के सामने आई, जो पाकिस्तान को दिख रही है, जो आईएमएफ की शर्तें हैं, श्रीलंका ने आईएमएफ से जो अपनी डील करी, श्रीलंका ने एग्री करा कि मैं अपनी मिलिट्री ट्रूप्स का लेवल 1,80,000 से घटाकर 1,35,000 अगले साल कर दूंगा, और 2030 तक मैं अपनी मिलिट्री ट्रूप्स 1 लाख तक घटा दूंगा। ये ऐसी कुछ शर्तें हैं जो पाकिस्तान को बहुत चुभ रही हैं। पाकिस्तान का डिफेंस बजट अब की बार माइक्रोस्कोप में आ गया है। आईएमएफ कह रहा है कि आप अपनी मिलिट्री की पेंशन्स घटाओ, पहली बात। दूसरी बात, इनकी जो 4G फाउंडेशन है करीब 26 बिलियन डॉलर सालाना बिजनेस करती है, वो टैक्स एग्जेम्प्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी जितनी भी अम्ब्रेला में है। आईएमएफ कह रहा है कि इन सबको लाओ अंदर टैक्स में, टैक्स ब्रैकेट में। और फिर तीसरा, डिफेंस ट्रूप्स रिड्यूस भी करो। अब वो पाकिस्तान कितना करे ना करे, पर आईएमएफ कितना अलाउ करे ना करे, तो पाकिस्तान फिलहाल यहां उस पे फंसा हुआ है, अदर दैन टैक्सेस इंक्रीज करो, अपने प्राइवेटाइज करो, पब्लिक सेक्टर्स के स्टॉक्स बेचो, इत्यादि इत्यादि। नाउ कमिंग बैक अगेन, पाकिस्तान मानो ये सारी शर्तें मान भी ले, ज्यादा ना माने, चलो मिलिट्री पेंशन्स को रिड्यूस करने को मान जाए, बहुत मुश्किल होगी, पर आईएमएफ भी बोले चलो ठीक है कम से कम इतना तो माना। इस कागज, इस डील को लेकर के पाकिस्तान अब जब सऊदी, एमिरेट्स, चाइना के पास जाएगा और बाकी कंट्रीज के पास भी जाना होगा कि भाई ओके आप, क्योंकि आईएमएफ कहता है मुझे एक लॉन्ग टर्म प्लान चाहिए। देखिए, कोई भी लेंडर होता है वो कहता है मुझे लॉन्ग टर्म प्लान दिखाओ। तो इन कंट्रीज से जब तक डील नहीं होगी, इन कंट्रीज के अलावा फिर दूसरे हैं कमर्शियल लेंडर्स, you know, the Barclays, the JP Morgans, the BlackRocks, Blackstones, पूरी लिस्ट है हमारे पास इस समय जिन्होंने कमर्शियल लेंडर्स ने लेंड किया हुआ है। अब कमर्शियल लेंडर्स तो हेयर कट नहीं लेते हैं, देश मानो एग्री कर जाएंगे जिन्होंने बायलैटरल दिया हुआ है कि ठीक है चलो 10 साल तक मैं मॉरेटोरियम कर देता हूं, अब उसमें भी माने या ना माने, ओके। और ये सब होकर के भी पाकिस्तान के पास असली कैश कितना आएगा, 1 बिलियन आईएमएफ का खुलेगा, फिर दोबारा उसे जाना पड़ेगा एमिरेट्स पे या सऊदी पे या चाइना पे या और जाइका या जापान या जिसपे कि मुझे 500 मिलियन दे दो, 1 बिलियन दे दो। तो ये, और पाकिस्तान का जो डेट है इसका इसी साल के अंदर, आई फॉरगेट एग्जैक्ट नंबर, 18 बिलियन या 20 बिलियन, बट 2025 तक पाकिस्तान को करीब 73 या 75 बिलियन डॉलर डेट एंड प्रिंसिपल एंड उसका जो आप कहें इंटरेस्ट है वो पे बैक करना है। तो पाकिस्तान, जो आपने शुरू में कहा, मुझे जो दिखता है ड्रिप ड्रिप, थोड़ी सी ऑक्सीजन मिल जाएगी फिर और गड्ढे में जाएगा, थोड़ी ऑक्सीजन मिलेगी और नीचे जाएगा। तो पाकिस्तान का फ्यूचर इज एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली डार्क, अनफॉर्चुनेटली। स्पष्ट रविंदर सर ने कहा कि यहां से जो
राह है वो पूरी तरह से अंधकार भरी नजर आ रही है पाकिस्तान की। और उन्होंने जो बातें बताई उन सब में बार बार जब श्रीलंका का जिक्र किया जाता है, एक उदाहरण दिया जाता है, तो एक बड़ा सवाल यही है कि क्या पाकिस्तान की जो हालत है वो श्रीलंका जैसी हो सकती है या इससे बदतर होने वाली है, और फिर अब पाकिस्तान की आगे की राह है क्या? अमित जी, क्या कहेंगे? आप का आकलन क्या कहता है? किस तरह से फिलहाल क्या पाकिस्तान जो है, जो बार बार कहा जा रहा है कि अब एक काउंटडाउन शुरू हो चुका है, जो भी ऑप्शंस थे वो धीरे धीरे अब एक एक करके खत्म होते जा रहे हैं उसके पास? देखिए, लास्ट में मैंने कहा था कि सिचुएशन सच में बहुत ख़राब है, लेकिन एक वो जो टिपिंग पॉइंट है वो टिपिंग पॉइंट अभी नहीं आया। लेकिन उस टिपिंग पॉइंट पे जाने में कोई देर भी नहीं लगती है। आईएमएफ से क्या बातचीत हुई? आईएमएफ से जो बातचीत होती है वो नॉर्मली क्या मिनिस्टर्स की या प्राइम मिनिस्टर की जो भी हुई वो पब्लिक नहीं है। तो उन्होंने क्या क्या शर्तें रखी, सोर्सेस के द्वारा कुछ कुछ बातें आ रही हैं, लेकिन जो टैक्स है, टैक्स का जो मामला है वो बहुत ही एक बेहद गंभीर है, क्योंकि जो टैक्स के दायरे में आते हैं बहुत कम पाकिस्तानी आते हैं जो पे करते हैं, या फिर बहुत से ऐसे हैं कि जो टैक्स पे नहीं करते हैं, जैसे फौजी फाउंडेशन का उदाहरण दिया सचदेवा जी ने। वैसे या फिर और भी जो रिफॉर्म्स हुए थे, रिफॉर्म्स वहाँ पे जो इनिशियल जो बेसिक लेवल के रिफॉर्म्स हैं वो रिफॉर्म से वो बचते रहे। तो वो रिफॉर्म्स जब तक नहीं आएंगे, जब तक आप अपने लेंडर्स को ये भरोसा नहीं दिलाएंगे कि हमारे पैसे, अगर आप पैसे हमें दे रहे हो तो हम उस स्थिति में हैं कि हम उसको लौटा सकें, हम आपको इंटरेस्ट दे सकें, तब तक आप पे कोई भी ना कमर्शियल लेंडर्स और जो कंट्रीज हैं, कंट्रीज दे या ना दे, वो उनके बायलैटरल रिलेशनशिप पे मैटर करता है। चाइनीज जो है, चाइनीज बहुत ही अधिक प्रोफेशनल है। हमने श्रीलंका में देखा, श्रीलंका में आईएमएफ से बात अभी तक फंसी हुई, अभी तक पैसा नहीं, क्योंकि एक बड़ा लेंडर जो चाइना है वो अभी तक तैयार नहीं हो रहा है। उन्होंने शुरू में वहाँ पे भी कहा था कि हम इतने पैसे देंगे, 4 बिलियन की बात की थी कि हम देंगे मदद के लिए, लेकिन वो फिर बात ही रह गई। तो और श्रीलंका का जो सिचुएशन, श्रीलंका की सिचुएशन थोड़ी अलग थी, क्योंकि श्रीलंका इतने साल तक सिविल वॉर लड़ा था, लेकिन पाकिस्तान की जो सिचुएशन है वहाँ पे क्या है कि वो जियो स्ट्रैटेजिक जो उसका जो लोकेशन है अफगानिस्तान के चलते शुरू से वहाँ पे लड़ाई लड़ी, उसके बाद टेररिज्म आपके साथ साथ पनप रही है, तो आपको इंटरनल इश्यूज को भी देखना है। अगर जैसे डिफेंस बजट के साथ एक और इशू है कि अगर आपने डिफेंस बजट घटा दिया कंट्री का, तो फिर आपको जो टेररिज्म का जो प्रॉब्लम है वो टेररिज्म प्रॉब्लम से आप लड़ेंगे कैसे? ये भी एक उनके साथ इश्यूज हैं कि उसको आप कैसे हटा देंगे। आपके वहाँ पे बगल में जो तालिबान बैठा हुआ, आप तालिबान से भी खतरनाक जो इंटरनल जो मिलिटेंट ग्रुप्स हैं, जो अभी पिछले 2 हफ्ते पहले जो अटैक हुआ था बलूचिस्तान में, या फिर और भी जो सिक्योरिटी एस्पेक्ट है, तो उसको आप पूरी की पूरी तरह काट नहीं सकते। हाँ, लेकिन रिफॉर्म्स करने की ज़रूरत है। अभी लीडरशिप, अभी टाइम है लीडरशिप के लिए कि लीडरशिप कैसे उस चीज़ को लेती है और कैसे सिचुएशन को कंट्रोल करती है। रिफॉर्म्स की बहुत ही अधिक ज़रूरत है। आप सऊदी अरबिया, जापान या फिर किसी कंट्री से कितने दिन तक मांग के चलेंगे? कोई आपको एक बार देगा, 2 बार देगा, बार बार आपको नहीं देगा। तो आज जब तक आपके जो ढांचे हैं वो मजबूत नहीं होंगे, तब तक उसका कोई हल दिख नहीं रहा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बहुत स्पष्ट बात है कि जिसका बार बार हम जिक्र कर रहे हैं कि केवल रहमो करम के ऊपर कोई देश आखिर कितने दिन चलेगा। एक चीज़ रविंदर सर मैं आपसे समझना चाहूँगा, और ये एक तरह की जिज्ञासा है मेरी। एक वक्त हुआ करता था जब पाकिस्तान में जब बेचैनी होती थी या पाकिस्तान में किसी तरह की मुश्किल क्राइसिस होती थी, तो दुनिया के कुछ खास देश जो है वो उसकी बेचैनी को अपनी बेचैनी मानकर उसकी ओर बढ़ते थे। क्या वक्त बदल चुका है? क्योंकि इस तरह की बेचैनी अब बहुत एग्रेसिव वे में नज़र नहीं आती है, या वो सतह पे नज़र नहीं आती है। क्या इसकी वजह ये है कि जिस तरह की ग्लोबल टेंशन है, जिस तरह की अस्थिरता पूरी दुनिया में है, उसमें ये सभी देश जो कभी एक हिमायती हुआ करते थे पाकिस्तान के, जो अभी भी ये दावा करते हैं कि वो एक उसके क्लोज अलाइज हैं, वो
अब उस सिचुएशन में नहीं हैं और उनके अपने अंदरूनी मामले ऐसे हैं, या वाकई जो पूरी दुनिया है वो बड़ी तेज़ी से बदल रही है, जिसमें पाकिस्तान को एक तरह से अब अलग थलग होने के लिए इस तरह की जो सिचुएशन आई है जो उसने खुद पैदा की है, उसमें अब उसके पास कोई चारा नहीं है? बहुत ही डीप क्वेश्चन है सर। ओके, लेट मी ट्राई। वन, देखिए, अगर आपका इशारा है डेफिनेटली मे बी टुवर्ड्स इस्लामिक नेशन, सऊदी, यूएई इत्यादि, राइट? यस यस। अव्वल तो ये हो रहा है, सब देख रहे हैं कि पाकिस्तान का ट्रेंड क्या चल रहा है, तो अब हिमायती हैं, देने की बात करते हैं। सऊदी ने 3 बिलियन दिए थे और $1 बिलियन अभी और दिया है कैश रखने को इन स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, राइट? उसके अलावा सऊदी ने यह भी कहा है कि मैं 10 बिलियन इन्वेस्ट करूंगा पाकिस्तान में। पर पता है अब ये क्या कर रहे हैं? और एमिरेट्स भी कह रहा है ठीक है मैं इन्वेस्ट कर दूंगा। और अब जियो पॉलिटिक्स को देखते हुए देखिए, हर देश वर्चुअली एक वल्चर होता है अगर देखा जाए, ये देश भी उसी राह जा रहे हैं। ये अब पाकिस्तान से ये कह रहे हैं कि आप हमें, बाय द वे एक बहुत बड़ी चीज है, पाकिस्तान ने अपने एसेट्स प्लेज कर रखे हैं, अपनी इस्लामाबाद मेट्रो, इस्लामाबाद एयरपोर्ट, मुल्तान एयरपोर्ट, लाहौर एयरपोर्ट, इन सब के पोर्शंस पाकिस्तान ने कोलैटरल में दिए हुए हैं। अब ये जो देश कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि ठीक है, आप जैसे मानिए पाकिस्तान एयरलाइन का स्टॉक हम देते हैं 300 या एक्स बिलियन, हम पाकिस्तान एयरलाइन का स्टॉक खरीद लेंगे। सऊदी अरेबिया जो कह रहा है ठीक है मैं दूंगा। इनफैक्ट एमिरेट्स कह रहा है कराची पोर्ट, बाय द वे जून पिछले साल में पाकिस्तान कैबिनेट ने कराची सी पोर्ट का ईस्ट और वेस्ट साइड दोनों को कोलैटरल रखने की परमिशन दे दी है। परंतु पाकिस्तान में अभी एक बिल पेंडिंग है इनकी पार्लियामेंट में, which has to allow foreign investors to buy out stakes, okay, without certain tendering process। तो ये अरब कंट्रीज अब वेट करेंगी उस बिल का पास होने का। फर्स्टली पहले आईएमएफ क्लियर हो जाए मामला, दूसरा ये सब देश आपस में बैठ के जो रियल आउटस्टैंडिंग डेट्स है उसको कितनी टाइम डिले मॉरेटेरियम करना है उस पर एग्री कर जाए। उसके बाद अगर ये देश अब इन्वेस्ट करेंगे पाकिस्तान में, ये लोग इन्वेस्ट करेंगे पाकिस्तान के एसेट्स में और एसेट्स टेक ओवर करते जाएंगे। तो अब पाकिस्तान के वो दिन चले गए कि ओके लाइफलाइन ठीक है अभी भी थोड़ी बहुत मिल रही है, $1 बिलियन की इधर मिल जाएगी या तेल क्रेडिट में मिल जाएगा, क्रेडिट तेल के लिए दे देंगे, लाइफलाइन काइंड ऑफ थिंग, क्रेडिट लाइन एटसेट्रा, पर वो भी रीपे होना होगा। बट अब अगर कोई सब्सटैंशियल इन्वेस्टमेंट आनी है, ठीक है $3 बिलियन दो, कराची पोर्ट, दुबई पोर्ट विल बाय कराची पोर्ट, इस्लामाबाद मेट्रो, लाहौर एयरपोर्ट, कराची एयरपोर्ट, ठीक है 51% टेकन ओवर बाय विचएवर सऊदी और विचएवर कतर अथॉरिटी। तो पाकिस्तान को एक ये करना पड़ेगा, इसके एसेट्स ऐसे जाएंगे, पर वो जो एसेट जाएंगे उससे पाकिस्तान को फिर भी कितना पैसा आएगा, ठीक है ना? और वो पैसा आएगा उन प्रोजेक्ट्स में, उस प्रोजेक्ट के लिए। भाई मानो अगर दुबई पोर्ट ने $3 बिलियन देकर के कराची पोर्ट की 60% ओनरशिप ले ली, ठीक है ना? अब वो $3 बिलियन जो आया कराची पोर्ट कंपनी में, जो नई कंपनी बनी, वो पाकिस्तान सरकार के लिए थोड़ी कि वो राशन पानी में उस पैसे को लगाएगी। वो पैसा तो कोई भी इन्वेस्टर डाल रहा है उस बिजनेस, उस प्रोजेक्ट को बढ़ाने के लिए। डेफिनेटली आपकी इकोनॉमी में वो पैसा आया, बट वो पैसा ऐसा तो नहीं आ रहा है कि आप उसको कहीं भी इस्तेमाल कर लो, राइट? तो इन देशों ने, और स्ट्रेटेजिकली स्पीकिंग, क्विक पॉइंट, सऊदी का जो क्राउन प्रिंस है, ये दुनिया में जियो पॉलिटिक्स बहुत बदल रही है, जो आप भी अभी कह रहे हैं। सऊदी का क्राउन प्रिंस और एमिरेट्स अब बहुत ज्यादा एक्टिव हो गए हैं देख करके कि यूएस जरूरी नहीं है हमेशा हमारे साथ चले। ये लोग अपना इन्फ्लुएंस, अपना दबदबा अलग से बनाने की, अब चाहे अमेरिका के साथ हैं पर ये अपनी अलग गेम्स भी खेल रहे हैं। तो सऊदी को दिख रहा भी है पाकिस्तान, जैसे मेरे से पहले स्पीकर बात कर रहे थे, जियो स्ट्रेटेजिक, हमेशा पाकिस्तान का एडवांटेज है इसकी लोकेशन, ठीक है, ओके। तो सऊदी पाकिस्तान भाई एक नेशन है, जियो स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है, क्यों नहीं आप उस पर पैसा लगा करके उसको अपने इन्फ्लुएंस में कर लो। पूरा वैसे ही ऑलरेडी इन्फ्लुएंस में है, बट उसको आप और कर लो, क्योंकि यहाँ ईरान भी है। अब सऊदी को ईरान से टेंशन रहे हैं या रिश्ता इंप्रूव करना हो या जो भी हो, पाकिस्तान उसके लिए एक अच्छा स्टेजिंग एरिया बन सकता है और उसकी अपना इन्फ्लुएंस फैल रहा है। तो सऊदी एंड एमिरेट्स एंड कतर अब एक दूसरे तरह के निवेशक बन गए हैं, मुझे इन्वेस्टर्स बन रहे हैं, मुझे लगता है, विद रिस्पेक्ट टू पाकिस्तान। बिल्कुल बिल्कुल। और ये जो विश्लेषण था, इसके जो भी पहलू थे वो आपके सामने बहुत ही बेहतर तरीके से रविंदर सर ने रखा। और यही जो है वो हमको समझना होगा कि दरअसल ये जो मुश्किल है पाकिस्तान की, इस मुश्किल
में जो भी इंटरेस्ट हैं बाकी स्टेक होल्डर्स के या बाकी देशों के, वो किस तरह के हैं? जाहिर सी बात है, इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल उठता है कि भारत पर इसका क्या असर पड़ने वाला है। अमित जी, पड़ोसी जैसा भी हो, वहाँ की थोड़ी भी अस्थिरता जो है उसका असर दिखता है और इस पर नज़र भी भारत रखता है। फिर भी अगर भारत के नज़रिए से देखें तो इस क्राइसिस में भारत का स्टैंड और भारत पर इसके इम्पैक्ट को किस तरह से देखेंगे? पहले मैं एक बात और जोड़ूंगा, जैसे सर ने नाम लिया, एक कंट्री को भूल गए, चाइना। स्पेशली मतलब सबसे बड़ा जो एसेट वहाँ पे अगर दाव पे लगेगा तो वो तो चाइनीज। और यहाँ तक कि आप वेस्टर्न पंजाब एरिया में कुछ जगह पे ये भी है कि चाइनीज ने एग्रीकल्चर सेक्टर में भी इन्वेस्ट किया। नॉर्मली कंट्रीज एग्रीकल्चर सेक्टर को अपना नहीं खोलते हैं, वो भी बाहर के देशों के लिए, लेकिन चाइनीज ने वहाँ उसमें भी इन्वेस्ट किया। और बहुत सारे जो उनके जो रोड्स या जो भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर में जो इन्वेस्टमेंट किया है चाइनीज ने, तो उनका सबसे अधिक स्टेक आज है बोथ इकोनॉमी और जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन पाकिस्तान, और प्लस अगर हिमालय का जो वाटर रिसोर्सेज वहाँ चाहूँगा। देखिए, इंडिया के लिए पाकिस्तान एक अनस्टेबल पाकिस्तान एक प्रॉब्लम रहेगा ही रहेगा। अगर पाकिस्तान नॉर्मल स्टेट बन के एक देश बन के रहे तो वो हम इंडिया के पक्ष में हमें सिचुएशन रहेगी, क्योंकि अगर स्थितियां खराब हुई उसमें इस्लामाइजेशन सबसे अधिक बढ़ेगा। दूसरा, इस्लामाइजेशन कारण हो सकता है कि मिलिटेंसी, जो दोनों हमारे लिए पड़ोसी देश होने के कारण हमारे लिए मुश्किल हालत पैदा कर सकते हैं। इसीलिए जो इंडिया के लिए यही एक डेमोक्रेटिक स्टेबल, पॉलिटिकली स्टेबल डेमोक्रेटिक पाकिस्तान उसके फायदे में रहे। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये विश्लेषण, इस विश्लेषण के ज़रिए हमारी कोशिश यही थी कि हम समझें कि पाकिस्तान की फ़िलहाल हालत क्या है, इस हालत के बाद जो रहमो करम की बात हो रही है उसके आधार क्या हैं और इसका भारत पर असर किस तरह से हो सकता है। ये जो एक बेचैनी पाकिस्तान में नज़र आ रही है, जो अस्थिरता नज़र आ रही है हर पहलू में, वो कितना असर डाल सकती है भारत पर, भारत इस पर निगाह बनाए हुए। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे अमित सर, इसके साथ ही रविंदर सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस शानदार विश्लेषण के लिए। और चलिए अब बढ़ते हैं अपने दूसरे विषय, अपने दूसरे मुद्दे की ओर। क्या इस साल भारत में बारिश कम होगी? क्वेश्चन मार्क। जी हाँ, ये सवाल उठ रहा है। क्या औसत से कम बारिश होने से भारत के कुछ राज्यों में सूखे जैसे हालात बन जाएंगे? एक और बड़ा सवाल। ये दो सवाल बड़े हैं क्योंकि इस पे बहुत कुछ निर्भर करता है, और ये सवाल इसलिए क्योंकि अमेरिकी सरकारी मौसम एजेंसी नोआ ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें अल नीनो से इस साल मॉनसून में कम बारिश होने की आशंका जताई गई है। नोआ की इस रिपोर्ट के मुताबिक जून, जुलाई, अगस्त में अल नीनो की आशंका 49% है, जबकि जुलाई, अगस्त और सितंबर, इन 3 महीनों में इसकी संभावना 57% तक है। इस रिपोर्ट को देखें तो ये एक परेशान करने वाली रिपोर्ट है क्योंकि मौसम के मिजाज में बदलाव से खेती पर असर पड़ना लाजमी है। आखिर क्या है ये अल नीनो और क्या इसको लेकर जताए जाने वाले अनुमान हमेशा सही होते हैं? इस पर निर्भरता कितनी बेहतर है, क्योंकि 80% मामलों में अल नीनो साल में कम बारिश में इसमें बारिश कम देखी गई। इस रिपोर्ट के जो मुद्दे हैं उस पर एक्सपर्ट से भी हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हमारे सहयोगी विश्व मोहन बता रहे हैं कि मानसून की चाल और खेती से जुड़े मुद्दों को जिस तरीके से वो देखते हैं उस पर अमेरिकी ये जो रिपोर्ट आई है उस पर वो क्या कह रहे हैं। एक्सपर्ट तो कह रहे हैं कि अभी कुछ कहना जल्दबाजी है, लेकिन इस रिपोर्ट का विश्लेषण विश्व मोहन कर रहे हैं। मॉनसून के लिहाज से अच्छी खबर नहीं आ रही है। अमेरिकी वेदर एजेंसी की जनवरी के बाद अब फरवरी की भी रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है कि मॉनसून सीजन जो जून से सितंबर के बीच में रहता है उस दौरान लानीना देश में एक्टिव रह सकता है, और इस बात के संकेत
भारत की भी प्राइवेट वेदर एजेंसी स्काईमेट और यहाँ की सरकारी वेदर एजेंसी मेट डिपार्टमेंट IMD की तरफ से भी इस बात के संकेत मिले हैं कि अभी तक जो भी स्थिति बन रही है उससे अल नीनो की संभावना बन रही है। अल नीनो का असर ये होता है कि समुद्री सतह पे गहराइयों में तापमान तेजी से बढ़ते हैं और बारिश सामान्य से कम होती है। अगर ऐसी स्थिति होती है जहां पर देश में ऑलरेडी महंगाई बढ़ रही है, फूड प्राइसेस को लेकर चिंता की बात है, और ऐसे में अगर अल नीनो की चिंता होती है तो डेफिनेटली एक अच्छी खबर भारत के लिहाज से तो नहीं है, क्योंकि महंगाई बढ़ने का खतरा और बढ़ जाएगा। दूसरी बात, लेकिन मौसम विभाग ने यह भी साफ कर दिया है कि अभी शुरुआती दौर है, अप्रैल से मई तक स्थिति और भी साफ होगी कि अल नीनो कितना एक्टिव हो सकता है और कब से एक्टिव हो सकता है। ये एक अच्छी बात हो सकती है कि अप्रैल मई तक स्थिति पूरी तरह से साफ होगी, लेकिन अभी तक के संकेत यही कह रहे हैं कि अल नीनो एक्टिव होने की आशंका है। लेकिन अल नीनो होता क्या है? अल नीनो की वजह से होता है कि तापमान तेजी से ऊपर की ओर जाते हैं और बारिश भारत जैसे देशों में कम होती है। भारत नहीं, दुनिया के कई हिस्सों में कम होती है। जब लानीना एक्टिव होता है तो लानीना एक्टिव होने की दशा में यहाँ पर बारिश अच्छी होती है और सर्दियाँ भी ज़्यादा पड़ती है। लेकिन पिछले 3 साल से हमने देखा था कि लानीना एक्टिव थे, तो उस वजह से यहाँ पर बारिश भी अच्छी हुई, सामान्य से ज़्यादा बारिश हुई। जबकि 2018 में जब अल नीनो एक्टिव था तो उस समय बारिश सामान्य से कम हुई थी। तो ये एक बड़ी चिंता यहाँ पर गहरा रही है। ऐसे समय में जब रबी सीजन का समय है और तापमान तेज़ी से ऊपर बढ़ रहे हैं और लग रहा है कि इस बार भी यील्ड को लेकर चिंता है, और ऐसे में अल नीनो की संभावना अगर बन रही है तो डेफिनेटली भारत जैसी इकोनॉमी के लिए एक अच्छी खबर नहीं है। बिल्कुल, तो हमारे सहयोगी विश्व मोहन बता रहे थे बड़ी आसान भाषा में आखिर अल नीनो क्या है और इसका असर क्या पड़ता है। और इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ बेहद खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ है IMD के DG डॉक्टर M महापात्र साहब, हमारे साथ ही मेट्रोलॉजी और क्लाइमेट चेंज स्काईमेट के GP शर्मा भी हैं, वहीं एग्री एक्सपर्ट पुखराज चोपड़ा भी हमारे साथ हैं। सबसे पहले हम रुख करेंगे GP शर्मा साहब आपका। एक आम व्यक्ति जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ा हुआ है और ख़ास तौर पे अगर खेतीहर है तो उसके लिए ये खबर पहले से ही एक चिंता बढ़ाती है। फिर भी किस तरह से देखते हैं अल नीनो के बारे में जो ये भविष्यवाणी की गई है, क्या वाकई इस तरह की आशंका जो है वो आमतौर पर सही मानी जाती है? रिपोर्ट में अभी विश्व मोहन जी ने कवर किया था कि एल नीनो की स्थिति बन जाने की संभावना है। विश्व वाइड जितनी एजेंसी हैं उन्होंने भी ऐसा अनुमान जताया है। देखिए, जो अल नीनो या ला नीना उसकी स्थिति के बारे में जनवरी ऑनवर्ड ही हम तैयारी शुरू करते हैं उसको पढ़ने की। हालांकि मानसून को लेकर एल नीनो और ला नीना को जनवरी के महीने से ही पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि वैसे ही 6 महीने का समय है मानसून का, 4 महीने का मानसून का समय है। तो एक बहुत लंबे समय की फोरकास्ट सटीक फोरकास्ट होना एक बहुत मुश्किल काम है। लेकिन अगर हम उसको मई के महीने में अगर बताएं कि अल नीनो आ रहा है तो उसका क्या फायदा है? जून के महीने में तो मानसून शुरू हो जाएगा। दरअसल उससे पहले भी शुरू हो जाता है देश के कुछ समुद्री क्षेत्र जो है उनमें। तो अगर किसान को पहले से नहीं मालूम है कि अल नीनो की स्थिति क्या रहने वाली है तो मुझे मई के महीने में उसको बता के कोई फायदा नहीं है, क्योंकि कोई प्रेपरेशन नहीं है, उसकी तैयारी नहीं होगी। पहले बताने का सिर्फ केवल ये मतलब होता है कि हम किसी भी परिस्थितियों के लिए तैयार रहें उसके चलते, और ऐसा अनुमान है। हमने पहले भी इसको कवर किया है इस टॉपिक को। अल नीनो की जो आज के दिन में स्थिति बनी हुई है, जो हर महीने इसका एक्चुअली हर वीक में भी इसका थोड़ा अपडेट होता है इंडेक्स का, और हर महीने में 2 बार इसका हम आकलन जो है मॉडल के थ्रू आता है, चाहे वो नासा के थ्रू हो या डिफरेंट मॉडल्स हो, उसका आता है। और उसके हिसाब से इस अल नीनो बनने की स्थिति बकायदा बनी रहेगी। एक्चुअली हम बात करें जनवरी के और फरवरी के महीनों के जो अनुमान अभी आए हैं, उसमें कुछ अल नीनो के आंकड़ों में कुछ वृद्धि हुई है। मैं तो कहूंगा 8 से 10% वृद्धि। जून के महीने में उसका लगभग 36 से 38% तक उसका योगदान है, और जब तक मानसून खत्म होगा सितंबर, लगभग वो 60% जा रहा है। बाकी जो है वो न्यूट्रल कंडीशन है। ला नीना तो करीब समाप्त हो जाएगा। इसलिए हमें अल नीनो को
संभावना लेके चलना चाहिए। और हमें पता है कि जब भी अल नीनो अगर होता है, ज्यादातर जैसे आपने भी बताया 80% केसेस में बिलो नॉर्मल रेनफॉल तो रहता है, और उसमें 60% के करीब करीब लगभग डेफिसिट मानसून, जिसको पहले हम ड्राउट भी कहते थे, 10% से ज्यादा की कमी होने की संभावना भी रहती है उसकी। लाइव एग्जांपल हैं, पीछे हिस्ट्री में है, तो इसलिए हमें इसको नकारना नहीं चाहिए, पॉजिटिव व्यू में लेके चलना चाहिए। अगर एल नीनो है और जिसकी संभावना बकायदा बनी हुई है, तो उसके लिए हम उसकी तैयारी करें, और भिन्न भिन्न क्षेत्र जो हैं जिससे प्रभावित होते हैं उनको इसके बारे में बढ़ से बढ़कर जानकारी दें, ताकि वो अपनी इसके बारे में स्थिति मजबूत कर सके। जी प्रशांत। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बेहतर तरीके से आपने तमाम जो संभावनाएं हैं और उसकी जो प्रोबेबिलिटीज़ हैं उस पर जो है आपने रोशनी डाली। डॉक्टर एम महापात्र साहब, जो अमेरिकन वेदर एजेंसी की ये जो रिपोर्ट है अल नीनो पे, इसकी ये जो पूरी आशंका है, इसको लेके आईएमडी का क्या पक्ष है, और क्या आपको ऐसी आशंका दिख रही है, और या अभी जिस तरह से जीपी शर्मा साहब कह रहे हैं कि बहुत जल्दबाजी होगा इसको आकलन करना, क्या वाकई हमें अप्रैल तक का थोड़ा इंतजार करना चाहिए? इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट हर महीने रेनफॉल टेम्परेचर फोरकास्ट के साथ साथ एल नीनो या लानिना कंडीशन का भी पूर्वानुमान कर रहे हैं। और जो लेटेस्ट पूर्वानुमान है भारत मौसम विज्ञान विभाग से, इसके हिसाब से अभी जो लानिना कंडीशन चल रहा था वो धीरे धीरे वीक हो रहा है, और एनसुइंग समर सीजन जो है, दैट मीन्स मार्च अप्रैल मई के अंदर न्यूट्रल कंडीशन डेवलप होने का पूर्वानुमान किया गया है। दैट मीन्स लानिना कंडीशंस धीरे धीरे न्यूट्रल कंडीशंस को चेंज ओवर होगा। इसके बाद एज वी प्रोग्रेस टुवर्ड्स मानसून सीजन, न्यूट्रल कंडीशन चलते हुए अगस्त सितंबर के टाइम पर एल नीनो कंडीशन डेवलप होने का प्रोबेबिलिटी दिखाई देता है। लगभग 50% और इससे ज्यादा मॉडल दिखा रहे हैं कि टुवर्ड सेकेंड हाफ ऑफ द मानसून सीजन एल नीनो कंडीशन की तरफ जा सकते हैं। मगर जो एल नीनो या लानिना का जो फोरकास्ट है, वो फोरकास्ट का आप एक्यूरेसी देखें, ये इनिशियल कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे हम लोगों को पता है कि जो स्प्रिंग टाइम है, जैसे जनवरी फरवरी है, वो स्प्रिंग टाइम पर इनिशियल कंडीशन को लेते हुए जो मॉडल्स रन होता है और एल नीनो की लानिना का कंडीशंस का फोरकास्ट देते हैं, इसका एक्यूरेसी सबसे लोएस्ट है। जैसे भी हम अप्रैल की तरफ बढ़ेंगे, मॉडल्स का एक्यूरेसी बढ़ते हैं। इसलिए अभी जो एस्टिमेशन है डिफरेंट इंटरनेशनल मॉडल्स का, इंक्लूडिंग फ्रॉम यूएसए और इंक्लूडिंग फ्रॉम इंडिया, इस मॉडल का इनहेरेंट लिमिटेशंस होता है कि जनवरी फरवरी और मार्च का जो इनिशियल कंडीशन है, इसको लेकर एक्यूरेसी रीजनेबली ज्यादा नहीं होता है। इसको देखते हुए भारत मौसम विज्ञान विभाग मिडिल अप्रैल में फर्स्ट स्टेज ऑफ फोरकास्ट जारी करता है मानसून सीजन का रेनफॉल के बारे में, और इसके साथ साथ एट दैट टाइम भी भारत मौसम विज्ञान विभाग एल नीनो या लानिना कंडीशन का फोरकास्ट भी देंगे। मगर मैं ये बोल के रखूं, एवरी मंथ एंड में नहीं तो मंथ का प्रारंभ में हम एक डिटेल्ड वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए सभी पैरामीटर्स के पूर्वानुमान करते हैं। अभी जो पूर्वानुमान में बताया आपको, इसका अपडेट भी 1 मार्च में इशू होगा और फिर अप्रैल में भी इशू होगा। मैं इसलिए आप सभी को ये बोलना चाहूंगा कि लिमिटेशंस फोरकास्ट को देखते हुए कि जनवरी फरवरी में जो फोरकास्ट होता है इसका लिमिटेशंस होता है, हम लोग अप्रैल महीने में जो फोरकास्ट देंगे इसको हम ज्यादा कॉन्फिडेंट और ज्यादा एक्यूरेट फोरकास्ट हम बोल पाएंगे लानिना एल नीनो कंडीशन के बारे में। इसलिए जो भी कुछ एक्शन लेना है अप्रैल फोरकास्ट के ऊपर लेना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, तो बहुत ही विस्तार से जो है वो सर ने बताया हमें। पुखराज सर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जाने माने एग्री एक्सपर्ट हैं। पुखराज सर, अब अगर एकदम आम जो व्यक्ति है और खेतिहर व्यक्ति है और भारत
में जब खेती के बारे में जब बात होती है तो मौसम जो है वो बहुत बड़ा रोल अदा करता है और निर्भरता जो है इस पर बहुत बड़ी है। किस तरह से आप इसका विश्लेषण करेंगे? क्या वाकई किसी तरह की कंसर्न्स हैं, कोई चिंता की बात है? जी, आपने अच्छा टॉपिक रखा है आज का, और ये किसानों के लिए बहुत ज़रूरी भी है। हम अल नीनो किस तरह से आएगा, कैसे आएगा, ये तो मौसम वैज्ञानिक हमें बताएँगे। पर जहाँ तक हम देख रहे हैं कि ये जो जलवायु परिवर्तन का जो विषय है पूरे संसार में, उसने सब जगह बहुत नुकसान पहुँचाया है। आपकी मौसम की जो भविष्यवाणी आती है, उसके अंदर भी क्या हो रहा है? डिस्ट्रीब्यूशन, पिछला मानसून गया, तो उसमें डिस्ट्रीब्यूशन है वो बिगड़ जाता है। मैं उदाहरण के रूप में आपको बताऊं कि पश्चिमी राजस्थान में 52% बरसात ज्यादा हुई, और 52% बरसात ज्यादा होने के बावजूद भी फसलें कमजोर हुई, क्योंकि उसका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम सही नहीं था। एक साथ बरसातें गिर गई, उसके बाद में फिर 1 महीना 10 दिन का गैप हो गया, तो वो फसलों का नुकसान हो गया। उसके बाद भी हम देखते हैं आज की तारीख में अभी जो बुआई हो रही है, बुआई चल रही है, और जो बुआई हो चुकी है, उसके अंदर आप देखिए ये जो पाला गिरा है, उस पाले से सरसों को नुकसान है, जीरा को नुकसान है, इस सब को नुकसान है। तो ये भी भविष्यवाणियों में आना चाहिए कि जो पाला पाला गिरना, ठंड का कम समय तक पड़ना और ठंड का एक साथ बहुत ज्यादा पड़ना, ये सारी बातें मौसम वैज्ञानिक जैसे बताएंगे तो किसान उस रूप से अपने आप को तैयार करेंगे। लगातार इस साल मैंने दोनों फसलों में ये देखा है कि किसान ने मार खाई है। मार खाने की वजह मौसम का परिवर्तन होना, और मौसम के परिवर्तन में दोनों ही चीजें हैं कि बरसात आपकी आपने बताई 98 या 100% आपकी बरसात ठीक हो रही है, पर उसका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो ठीक नहीं हो रहा है। यानी जहाँ पे होना चाहिए वहां नहीं हो रही है, और जहाँ नहीं होनी चाहिए वहां पे हो रही है। पिछली बार यही देखा गया था। उत्तरी भारत के कुछ राज्यों में जैसे पंजाब है, हरियाणा है और राजस्थान का उत्तरी हिस्सा, वहां पे बहुत ज्यादा बरसात हुई, उससे नुकसान हो गया। तो पूर्वी राजस्थान के अंदर जहाँ बरसात कुछ जगह कम हुई, वहां नुकसान हो गया। पश्चिमी राजस्थान के अंदर बरसात तो अच्छी हो गई, पर समय की अनुकूलता नहीं रही, 1 महीने का गैप हो गया, तो वहां नुकसान हो गया। तो हमें इन सब नुकसानों से बचने के लिए मौसम विभाग का पूरा सहारा चाहिए। जैसे अभी बता रहे थे कि 1 महीना में हम इसको 1 महीना के अंत में बताएंगे, तो मैं ये सोचता हूँ इन्हें चाहिए कि हर 15 दिन से मौसम पे एक बुलेटिन जारी करे, और ये इस तरह की जो आशंकाएं हैं उसके बारे में बताएं। आशंकाएं बताने से किसान में घबराहट नहीं होगी, उल्टा ये होगा कि किसान सावधान हो जाएगा, और उसको कब बिजाई करनी है और कब नहीं करनी है वो इस रास्ते पर आ जाएगा। मैं चूंकि कृषि वैज्ञानिक बैठे हैं, तो मैं भी अपने दर्शकों के लिए और अपने फायदे के लिए भी ये बात कहना चाहता हूँ कि जैसे जीरे की फसल है या इस सब की फसल है, जो किसानों ने पहले बिजाई कर दी उनको नुकसान हो गया, और जिन्होंने बाद में बिजाई की वो फायदे में रह गए। तो ये सारा ये जो परिवर्तन का जो सिस्टम है, यदि हमें मौसम वैज्ञानिक इसको बताते रहेंगे समय समय पर, यानी बहुत जल्दी जल्दी, ये नहीं है कि आप 1 महीना में बताएं, 1 सप्ताह में बताएं, 15 दिन में बताएं, और खास तौर से किसानों के लिए बताएं, ताकि जो नुकसान हो रहा है ना, ये सीधे सीधे खाली किसानों का नहीं है, राष्ट्र संपत्ति का नुकसान है। तो हम इससे बच सकते हैं प्रशांत जी। बहुत अहम बात कही, और आपने आपके इसी सवाल के साथ मैं शर्मा जी के पास जाऊंगा। जीपी शर्मा साहब, क्या ये इसमें क्या मुश्किल है अगर हम ये जो फॉरकास्ट है इसको ख़ास तौर पे किसानों के लिहाज से अगर हम एक तरह का पैटर्न बनाएं, एक तरह का सिस्टम ऐसा डेवलप करें जिसमें जो फॉरकास्ट है वो लंबे समय बाद नहीं या एक निश्चित अंतराल के बाद नहीं, बल्कि थोड़ी उसकी समय सीमा कम हो, क्या ऐसा नहीं हो सकता? क्या कोई इस बारे में किसी तरह की गंभीरता देखी जा रही है? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखिए, स्काईमेट की तरफ से अगर कहें तो हमारी साइट पे हर हफ्ते नहीं तो 2 हफ्ते बाद तो हम इसका एल नीनो का अपडेट दे रहे हैं, और आजकल क्योंकि इसका थोड़ा सा अलर्ट बढ़ गया है, तो इसलिए हम कोशिश करते हैं कि हर सप्ताह जो नए इंडेक्स आते हैं उनके बेस पे दोबारा से कुछ ना कुछ जानकारी हमारी वेबसाइट पे दी जाए, जो कि
किसानों के लिए भी उतनी ही लाभदायक है जितनी हमारे बाकी जो लोग जो साइट पे आते हैं उनको पढ़ते हैं। लेकिन किसानों के लिए हम अलग से भी एक्चुअली तो हम इसकी वीडियो बना के यूट्यूब पे बना के उस तरह से आके अपनी साइट पे हम इसका वीडियो भी अपलोड करते हैं, जो भी इसकी स्थिति है। तो अपनी तरफ से तो हम इसकी जितनी भी जानकारी, महत्वपूर्ण जानकारी है, वो किसानों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं और होनी भी चाहिए। मैं एक बार फिर से कहूंगा कि जो भी अभी के आंकड़े आ रहे हैं उसको नकारना नहीं चाहिए, उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस चाहे बेशक कम हो इस वक्त की फोरकास्ट का, क्योंकि स्प्रिंग बैरियर होता है, यस हमें भी मालूम है होता है। जनवरी फरवरी तक, फरवरी मार्च के तक भी स्प्रिंग बैरियर का इफेक्ट रहता है। लेकिन आप पिछले आंकड़े भी तो देखिए, 2018 का अगर पैटर्न देखेंगे बिल्कुल डिटो यही पैटर्न है जो अभी है, जनवरी का, फरवरी का। और करीब करीब हम ड्राउट की तरफ चले गए तो 2018 में 91% 90 से 91% के बीच बारिश हुई थी, लगभग 10% कम। तो इसलिए नकारना बिल्कुल नहीं चाहिए, हमें फोरकास्ट जरूर सही करनी चाहिए। स्प्रिंग बैरियर के बाद अप्रैल का भी फोरकास्ट आएगा, वो रीइंफोर्स हो जाएगा जो हमारी पहली फोरकास्ट है। पर हमें किसानों को और बाकी लोगों को सही जानकारी समय समय पर देना बहुत जरूरी है। केवल एग्रीकल्चर ही एल नीनो से प्रभावित नहीं होता। हम तो एक अभी वीडियो या एक आर्टिकल भी बनाएंगे, कौन कौन सी इंडस्ट्री एल नीनो के चलते कितनी प्रभावित होती है। इसका प्रभाव केवल वर्षा को देख के ही नहीं चलना चाहिए कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, यस हमारे साथ जितने एशियन, साउथ एशियन कंट्रीज हैं, इंडोनेशिया से लेकर इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, जो थाईलैंड, कंबोडिया, ये सभी क्षेत्र जो हैं ये प्रभावित होंगे। लेकिन केवल एल नीनो का असर एग्रीकल्चर हालांकि बहुत महत्वपूर्ण है, उसको ना लेके उसका असर बाकी इंडस्ट्री पे, तापमान के चलते आजकल किसको वेदर की जरूरत नहीं है, सभी इंडस्ट्री को है। चाहे वो पावर इंडस्ट्री हो, चाहे वो जो एक हमारे जो दूसरे जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट है, जो भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो भी मौसम से प्रभावित उद्योग हैं, उन सभी को कहीं ना कहीं इस तरह के फॉरकास्ट की आवश्यकता होगी। और इस चर्चा के जरिए एक तस्वीर तो साफ हुई है कि एक पेज पे हैं इस मामले में तमाम एक्सपर्ट की साहब, जो जिन पर सीधा असर है इसका, चाहे वो इंडस्ट्रीज हो चाहे किसान हो, उन तक जो है वो इस तरह की जो भविष्यवाणियां हैं, जो फॉरकास्ट हैं, उसकी जो इंटेंसिटी है, उसकी जो समय सीमा है, वो वक्त वक्त पर और ज़्यादा रिव्यू करने की आवश्यकता है। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे। हमारे साथ जीपी शर्मा साहब जुड़े हुए थे, हमारे साथ पुखराज चोपड़ा सर भी जुड़े रहे और हमारे साथ एम महापात्र भी जुड़े रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए और इस खास विश्लेषण के लिए। और चलिए इसी के साथ यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खास खबरें आपका इंतजार कर रही हैं, आप बने रहिए। और चलिए जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं बैंड बाजा बॉलीवुड और इंडस्ट्री की, फिल्मी दुनिया की एक ऐसी शादी के साथ जिसकी चर्चा आजकल चारों ओर है, बॉलीवुड की। इसे शाही शादी कहा जा रहा है। आखिर क्या था खास मेन्यू में, कैसे थे मेहमान, क्या परोसा गया और किस तरह से सजे दूल्हा और दुल्हन फिल्मी अंदाज में, सब बताएंगे इस खास रिपोर्ट के जरिए। किसी भी कपल के लिए शादी एक वेरी वेरी स्पेशल बंधन के साथ कभी न भूलने वाला मौका है। और जब शादी बॉलीवुड के हॉट कपल कियारा आडवाणी और सिद्धार्थ मल्होत्रा की हुई हो तो फिर ये बन जाता है और भी खास। और रंगीलो राजस्थान ने इनके 7 फेरों को बना दिया कभी न भूलने वाला एहसास। इनके 7 जन्मों के बंधन का गवाह बना जैसलमेर का सूर्यगढ़ पैलेस। बॉलीवुड के इस क्यूट कपल ने अपनी शादी को शाही टच देने के लिए इस पैलेस को चुना। पैलेस को 4 से 8 फरवरी तक के लिए बुक किया गया था। वैसे किसी बॉलीवुड कपल की शादी का खर्चा कैटरिंग में कितना होता है, चलिए जानते हैं। डिपेंड करता है कि हम किस तरीके की चीजें यूज कर रहे हैं। जैसे वी डोंट यूज फूड लिंक में एनी प्लास्टिक, तो उसमें हम बायोडिग्रेडेबल स्टफ यूज करते हैं या ग्लास की बॉटल्स यूज करते हैं, या जो खाने से रिलेटेड हमारे कलर्स, हम कोई कलर यूज नहीं करते खाने के अंदर। और जो प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो हम टॉप क्वालिटी यूज करते हैं। जो फ्रेश वेजिटेबल्स होती हैं वो जिस रीजन की होती है, इनफैक्ट अगर हम खाना
बना रहे हैं कुछ इटली का या ओरिएंटल खाना बना रहे हैं, तो वेजिटेबल उन्हीं कंट्री से सोर्स की जाती हैं, तो उसके हिसाब से बजट तय किया जाता है। सिद्धार्थ और कियारा ने महीनों पहले ही शादी से जुड़ी हर रस्म और अंदाज की हर बात को बारीकी से प्लान किया था। शादी में आने वाले गेस्ट के लिए कमरा कैसा होगा, रस्में कैसी निभाई जाएंगी, मेहमानों के लिए परोसे जाने वाले खाने में परंपरा के साथ साथ सेहत का भी पूरा ख्याल रखा गया। हम आपको वैलेंटाइन डे वीक में इस वेरी स्पेशल शुभ विवाह की हर अंदाज और खास बात को विस्तार से बताएंगे। सबसे पहले बात शादी के इस हसीन जोड़े के लिबास की। बॉलीवुड के मशहूर फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा ने कियारा का लहंगा बड़ी शिद्दत से डिजाइन किया। इस लहंगे में रोमन वास्तुकला की कढ़ाई की गई, क्योंकि सिद्धार्थ और कियारा को रोम बहुत पसंद है। इतना ही नहीं, कियारा के लहंगे पर सिरोस्की क्रिस्टल का बहुत ही फाइन हैंडवर्क किया गया। कियारा ने मनीष मल्होत्रा की स्पेशल डिजाइन की हुई ज्वेलरी कैरी की, जिसमें ज़ॉम्बियन एमराल्ड के साथ हैंड कट डायमंड लगे हुए थे। उनका मांग टीका भी प्योर डायमंड का था। दूसरी ओर सिद्धार्थ मल्होत्रा के वेडिंग लुक की बात करें तो उन्होंने गोल्डन कलर की शेरवानी पहनी हुई थी। इसमें आइवरी के धागे का काम और गोल्डन जरदोजी का वर्क किया गया था। सबसे खास बात, इस वर्क को हाथों से तैयार किया गया था। इतना ही नहीं, सिड ने मनीष मल्होत्रा के पोल्की ज्वेलरी सेट को भी कैरी किया, जो उन्हें बहुत ही रॉयल लुक दे रहा था। इसमें महीन अनकट डायमंड चमक रहे थे। बात क्यूजीन और उनके पहनावे की है तो देखते हैं कि आखिर किस तरह का मेन्यू इनकी शाही शादी में होता है। अगर हम दीपिका और रणवीर की शादी की बात करें, क्योंकि वो दोनों अलग अलग राज्य से आते हैं, तो उसमें कोंकणी खाना और सिंधी खाना रखा गया था इंटरनेशनल खाने के अलावा भी। और क्योंकि इनके गेस्ट सेलिब्रिटीज के और जो कुछ सेलिब्रिटीज होते हैं बहुत हेल्थ कॉन्शियस होते हैं, तो उनके लिए आजकल वीगन हो गया, डाइट बेस्ड फूड हो गया, जो कि डाइटरी होते हैं, उसको दिमाग में रखते हुए एक मेन्यू तैयार किया जाता है। इधर शादी में मेहमानों को 10 देशों के 100 से ज्यादा डिशेस परोसे गए। मेन्यू में इटालियन, चाइनीज, अमेरिकन, साउथ इंडियन, मैक्सिकन डिश शामिल थी। खास तौर पर राजस्थानी, पंजाबी और गुजराती डिशेस को रखा गया। मिठाइयों में जैसलमेर के घोटवन लड्डू शामिल थे। मेहमानों के लिए इसे खास बनाया गया था। शादी में 50 से ज्यादा स्टॉल लगे, जिसमें हर स्टॉल पर 2 से 3 डिशेस रखी गई थी। बॉलीवुड में मेहंदी क्वीन के नाम से जानी जाने वाली आर्टिस्ट वीना नागदा ने कियारा आडवाणी के हाथों में मेहंदी लगाई। वीना एक जानी मानी मेहंदी आर्टिस्ट हैं। बॉलीवुड से लेकर देश में कोई भी बड़ी शादी हो तो वीना नागदा ही मेहंदी लगाने पहुंचती हैं। उन्हें बॉलीवुड की मेहंदी क्वीन के नाम से जाना जाता है। करिश्मा कपूर से ऐश्वर्या राय तक, दीपिका पादुकोण से कटरीना कैफ तक, हर किसी के हाथों में वीना ने ही मेहंदी लगाई। सितारों से आगे जहां और भी हैं, मगर बात रिश्ते के मुकम्मल होने की हो तो फिर रिश्तों का नूर परंपरा और शाही अंदाज के साथ ही निखरता है। सिद्धार्थ और कियारा की शादी की तस्वीरें लव स्टोरी की हैप्पी एंडिंग जैसी हैं और दिल की इस किताब के जो पन्ने हैं प्यार के रंगों से आगे सजते जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, ET Now स्वदेश।